अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं जी, हम न्यूज़ लेकर आते हैं और आपको यहाँ पे इस चैनल पे वो न्यूज़ मिलेगी जो आपको हर जगह मिलेगी। हाँ जी, हम ऐसे कौन सी नई खबर लेकर आते हैं, हम कौन से ऐसे आपको कह रहे हैं कि कोई सीक्रेट हम आउट करने लगे, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगे जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे हैं ऐसा कब हुआ। नहीं, ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले, ठीक है ना। हम वो न्यूज़ देते हैं जो बाकी चैनल्स भी चला रहे हैं, बाकी जगह पर भी आप देख सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब हो, ताकि हम थोड़ा सेफ गेम खेलें। समझ रहे हैं ना आप लोग को पता है आजकल भाई लोग बड़े गुस्से में, भाई लोग का मूड बहुत ही खराब है और भाई लोग जो है ना किसी को नहीं देख रहे, बस जो उनको दिमाग में आता है, अगर उनके दिमाग में कुछ आ ही जाता है तो बस उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन खैर, हम यहाँ पे इस वक्त भाई लोग की बात करने नहीं बैठे हुए, हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट की बात करेंगे और जी कहा यह गया है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगा, यानी कि अब दुबई में मैचेस होंगे। ये तो हम पहले ही कह रहे थे कि जाके दुबई में खेल लो, अच्छा जरा शॉपिंग भी हो जाएगी, शॉपिंग मॉल्स वहां के बहुत अच्छे हैं, तो वहां पर जाके घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो जी बिल्कुल, अब मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो जी पहुंच गए दुबई और वहां जाके उन्होंने खैर बातें बातें करने के बाद, डायलॉग वालॉग होने के बाद, मीटिंग होने के बाद, जो कुछ भी डिस्कशन चल रही थी आईसीसी के साथ, उसके बाद जी ये फैसला हुआ है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान जो इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होने वाले हैं, वो मैचेस हम लोग खेलेंगे जी दुबई में। और अगर भारत के यहाँ जब कभी मैच होगा और भारत होस्टिंग कर रहा होगा तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा जी। हमें अपनी इज्जत की बहुत परवाह है, आप बिल्कुल ऐसा वैसा मत सोचिएगा हमारे बारे में। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, ये कहना है जी पीसीबी के चेयरमैन का। और उन्होंने कहा है कि जी हमारी इस बात के ऊपर, यानी कि इस डिमांड के ऊपर जो है वो आईसीसी की तरफ से ओके कर दिया गया है, ऐसा इंडियन मीडिया का भी कहना है। तो जी अब हुआ ये कि पाकिस्तान में खेलने के लिए इंडियन टीम नहीं आएगी और पाकिस्तान में जितने मैचेस होंगे भारत के, उसको वो दुबई में खेलेंगे। और यही कुछ जब भारत में मैचेस होंगे तो हम भी दुबई जाएंगे, चले इसी बहाने हम भी दुबई घूम लेंगे, मतलब हमारे लोग दुबई घूम लेंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रही। तो जी वो भी दुबई चले जाएंगे और मैचेस जो है वो हो जाएंगे। बहरहाल गेम चलते रहना चाहिए, लेकिन मुझे ये नाराजगी समझ में नहीं आ रही है। भारत को अगर इतना प्रॉब्लम है पाकिस्तान से, तो फिर कहीं भी मत खेलिए। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे लेकिन दुबई में खेल लेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे लेकिन इंग्लैंड में खेल लेंगे। लेकिन अब मेरी इस बात को आप लोग सीरियसली मत ले लीजिएगा, इसलिए कि लास्ट टाइम मैंने अपने शो में या अपने वीडियो में मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी है तो फिर कबड्डी भी मत खेलिए और गेम्स भी मत खेलिए। तो मोदी जी तो न जाने, मुझे लगता है खाली बैठे रहते हैं, इसलिए कि मोदी जी मेरी भेजा फ्राई देखते हैं और उसके बाद वही बात कर देते हैं। तो जी ये सब कुछ जब मैंने कहा, उसके बाद ही जो है वो पीएम मोदी की तरफ से कह दिया गया कि जी अब हम कबड्डी की टीम भी नहीं भेजेंगे। हालांकि हमने करतारपुर में इतने उनके लिए पकौड़े, समोसे, पराठे तैयार करके रखे थे, लेकिन नहीं, मोदी जी ने ये कह दिया। और सबके सब मुझे कह रहे हैं कि जी मैंने कहा था कि अगर क्रिकेट नहीं खेलनी तो बाकी गेम भी मत खेलो। तब आप लोग ये मत कह दिएगा कि ये मैंने कहा है कि अगर पाकिस्तान आके नहीं खेलना तो फिर कहीं भी मत खेलिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही, आप कहीं भी खेलिए मगर खेलिए जरूर। बहरहाल अब देखते हैं कि जी क्या होता है, लेकिन फिलहाल इंडियन मीडिया जो है वो भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान की डिमांड जो है वो आईसीसी ने मान ली है और कहा यह गया है कि ठीक है, अगर भारत पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी भारत जाके नहीं खेलेगा जब भी कोई टूर्नामेंट हुआ। न जाने ये दोनों आपस में, दोनों कंट्रीज कब तक इसी तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि भाई अपने टर्म्स को ठीक कीजिए। और वैसे भी पाकिस्तान को इस वक्त ज्यादा जरूरत है और आप लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी और तमाम चीजें जो है उस पर वाट लगी हुई है, लेकिन हमारे लोगों को समझ में कुछ आता ही नहीं है और न जाने क्या चाह रहे हैं कि आखिर कब जाके टर्म्स जो है वो ठीक होंगे। आगे बढ़ते हैं जी, बात हम करेंगे बांग्लादेश की। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने जी कहा तो ये था कि वो इलेक्शंस करवाने के लिए आ रहे हैं और इलेक्शन करवा के जो है जी वो चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ थोड़ा थोड़ा उन्हें पाकिस्तान का असर होने लगा है और अब उन्होंने ये कहा है कि जी वो इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं करवाएंगे और इलेक्शन से पहले जो है बहुत सी चीजें उन्होंने ठीक करनी है, जिसमें इकोनॉमी है, जिसमें दूसरी कंट्रीज के साथ टर्म्स है, जिसमें कि सिक्योरिटी और न जाने क्या कुछ। उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट दे दी है कि जिसके बाद लगता है कि उस जवला की तरह 11 साल जाने वाले नहीं है। लेकिन खैर देखते हैं कि वो कितने टाइम रह पाते हैं। मगर साथ साथ ये भी हुआ है कि एक तरफ तो जो भारत है, भारत के साथ आपको पता ही है कि अडानी साहब की कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी ली जा रही थी, जिसका एक लंबा चौड़ा बिल उन्होंने दे दिया था। उसके बाद जी
भारत से बिजली इंपोर्ट करनी, इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करनी कम कर दी है बांग्लादेश ने। अब कई लोगों से मेरी बात हुई भारत में, तो वो कहते हैं जाहिर है भाई फ्री में तो नहीं मिलेगी ना, अगर पैसा देंगे तो मिलेगी, पैसा नहीं देंगे तो इंपोर्ट जाहिर है कि बंद ही करनी पड़ेगी। एक तरफ ये बात की जा रही है, दूसरी साइड पे ये बात भी चल रही है कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनको के फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश में समझा जाता है, और बांग्लादेश की करेंसी के ऊपर उनकी फोटो भी है, तो अब कहा यह जा रहा है कि उस इमेज को उनकी जो है वो बदला जाएगा। अब किसके साथ बदलेंगे पता नहीं, लेकिन बात की जा रही है कि वो करेंसी नोट जो है बांग्लादेश के, वो शायद चेंज होने जाएंगे। इस तरह की न्यूज जो है वो चल रही है। अब कर पाते हैं, नहीं कर पाते, कब करते हैं, कैसे करते हैं और किसकी फोटो लगाते हैं, वो तो खैर बाद में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश से ये खबरें भी आ रही है, यानी बांग्लादेश में एक तरफ तो हिंदू फैमिलीज के ऊपर जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं जो बहुत अफसोसनाक है, और कोई उस तरफ ना तो बात करता हुआ खास दिखाई देता है, ना ही उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मगर बहरहाल बांग्लादेश के हालात इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहे, और उसमें ज्यादातर जो ब्लेम जा रहा है वो इस वक्त की केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ ही जा रहा है। बांग्लादेश के बहरहाल पाकिस्तान के साथ टर्म्स जो हैं वो काफी अच्छे हो गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलके वो सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो बनाने की भी बातें की जा रही है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, या कह लीजिए एटम बॉम्ब, जिसको हमने घास खा कर बनाया है, और आपको पता है कि आजकल हम लोग घास ही खा रहे हैं, तो लगता है कि बांग्लादेश के लोग जो है वो भी मच्छी चावल खाते खाते तंग आ गए हैं, या कड़ी चावल खाते खाते तंग आ गए हैं, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ फिश बहुत खाई जाती है, तो शायद फ्राइड फिश और ये सब खा खा के तंग आ गए। तो उन्होंने सोचा है कि कुछ दिन के लिए वो लोग भी घास खा ले, और इसीलिए शायद उन्होंने सोचा है कि पाकिस्तान से बात करके और पाकिस्तान से फॉर्मूला लेके कि आखिर एटम बम बनाते कैसे। तो जी एटम बम कैसे बनाते हैं वो तो पता नहीं, जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने हमें बताया था, तो वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप लोग जानते ही हैं डॉक्टर कदीर खान को, तो जी बिल्कुल अब लोग कहते हैं जी कि उन्होंने फॉर्मूला चोरी किया था। अब चाहे चोरी किया था या जैसे भी किया था वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमने उन्हें हाउस अरेस्ट जरूर रखा था, और फिर वो बेचारे एटम बम बनाने के बाद सारी जिंदगी हाउस अरेस्ट रहे। यहीं पे इस्लामाबाद में E7 में वो रहते थे, और उनके घर आने जाने की किसी को कोई खास परमिशन नहीं थी, और बस वो हाउस अरेस्ट ही थे एक तरह के, समझे ऐसे जैसे हम अपने नेशनल हीरोज का हाउस अरेस्ट करते हैं, ये हमारे यहाँ परंपरा है। जैसे कि आपको मालूम ही है हाफिज सईद को भी हमने हाउस अरेस्ट रखा हुआ है, इसलिए कि वो भी हमारा हीरो है, और जाहिर है कि हीरो की हिफाजत करनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि कोई चील कौवा उड़ा के ले जाए। तो इसीलिए हम जो है वो हाफिज सईद को भी हमने हाउस अरेस्ट रखा हुआ है, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। वरना आपको तो पता है ना, रा के एजेंट जो है वो पाकिस्तान में हर जगह फैले हुए हैं, और वो ढूंढते रहते हैं कि कहीं हाफिज सईद मिल जाए। तो इसी तरीके से जी हमने डॉक्टर कदीर खान को भी हाउस अरेस्ट रखा हुआ था, और जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने से लेकर मुशर्रफ साहब तो फिर पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले गए, कभी लंदन चले गए, कभी कहाँ चले गए, लेकिन जो हमारे डॉक्टर कदीर साहब थे उनको हमने कभी घर से बाहर नहीं आने दिया। मैं कहा सर आप, हम लोगों ने उनसे कहा सर घर के अंदर ही बैठे, धूप बहुत लग रही है आजकल, क्लाइमेट चेंज हो गया है, बहुत प्रॉब्लम है, तो आप घर में ही रहा करें। तो ये तो हम अपने नेशनल हीरोज के साथ करते हैं, और आपको मालूम ही हमारे वैसे तो बहुत सारे हीरो हैं जो इंडियन मीडिया को तो एक लंबी लिस्ट याद है, लेकिन खैर हम उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के टर्म्स काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और कई चीजों में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और पाकिस्तान में ये खुशी है कि चलो 71 में जो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था, अभी भी अलग ही है। वैसे हाँ ये मैं बता दूं, अभी भी हमारे साथ मिल नहीं गए वो, लेकिन हाँ हरकतें हमारी वाली शुरू कर रखी उन्होंने। और जाहिर है कि वहां पर जिस तरीके से वो अपनी माइनॉरिटी के साथ कर रहे हैं, और उसके बाद साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं यहाँ तो सब खैरियत है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये सारी बातें यकीनन इस वक्त की जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान से ही सीखी होंगी, और हम उन्हें सिखा पढ़ा के और भी काबिल बनाने वाले हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन बात हम करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में जी शटर डाउन है, और हम बात करेंगे जी कश्मीर की। कश्मीर के लिए पहले मैं आपको बता दूं, ये फोटोज आप देख लीजिए कि यहाँ पर जी स्ट्राइक है, तमाम शॉप्स बंद हैं, तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं, तमाम हर तरह का बिजनेस हो, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, चाहे कुछ भी हो, इंटरनेट सर्विसेज डाउन है, और साथ साथ मोबाइल सर्विसेज जो हैं
وہ بھی ایک طرح سے کوئی خاص کام صحیح نہیں کر رہے جس سے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکیں. یہاں کے لوگ بہت یعنی کہ کشمیر کے لوگ بہت ناراض ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی گورنمنٹ ان کی بات نہیں سن رہی ہے, گورنمنٹ ان کے رائٹس نہیں دے رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الگ ہونے کا بھی کئی لوگ جو ہیں وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی, اگر یہی کنڈیشن رہی تو وہ پھر ساتھ نہیں رہیں گے اور کشمیر اپنا الگ کر لیں گے. یہ بات بھی کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں. پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے سڑک کے اوپر ہیں اور ہر طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. وہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ فوٹیجز جو ہیں وہ لوگوں نے شیئر کی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کشمیر میں کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بھی جیسے کہنا چاہیے کہ نہ تو ان کی سن رہی ہے اور نہ ہی کوئی جواب دے رہی ہے, بلکہ خاموشی ایک چھائی ہوئی ہے. مگر کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا رائٹ لینے کے لیے, انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے پہلے بھی کئی بار پروٹیسٹ کیے ہیں اور ایک بار پھر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے ہر طرح سے جو ہے وہ جو شاپس ہیں وہ بھی بند کر رکھی ہیں, ساتھ ساتھ انہوں نے جتنے بھی کاروباری مراکز تھے یعنی کہ بزنس سینٹرز جتنے ہیں وہ بھی بند کر رکھے ہیں, اسکول کالجز بھی بند ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ بھی وہاں پر سلو ڈاؤن کر دی گئی ہیں, اور موبائل سروسز بھی اکثر تو خیر سسپینڈ ہی رہتی ہیں, لیکن وہاں پر جو ہے لوگ بہت پریشان ہیں اور لوگ مسلسل اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور اس بار انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے رائٹس لے کر رہیں گے. اور اس بات کے اوپر مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ کشمیر کے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے اور وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے اور بالکل ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اور تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر انہوں نے آخر کشمیر کے اوپر قبضہ کیوں کر رکھا ہے؟ کیا ہے یہ ہماری سائڈ والا کشمیر تھا؟ اچھا او سوری اچھا یہ ایڈٹ کر دینا تم لوگ, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی, میں نیوز دوبارہ سے شروع کرتی ہوں, ٹھیک ہے. ہاں جی, تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو آپ کو کشمیر میں نے دکھایا نا وہ تھوڑی غلطی ہو گئی, معذرت چاہتی ہوں, وہ ہماری سائڈ والا کشمیر ہے. جی تو وہ مودی جی آپ کو شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ شرم ہم لے کے شہباز شریف کو دے دیتے ہیں. تو جی شہباز شریف صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ یہاں کھڑے ہنس رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے جو لوگ ہیں ان کی کیا حالت ہو گئی ہے اور کشمیر میں کس طرح سے شٹر ڈاؤن ہے. اور یہ ساری فوٹوز جو میں نے دکھائی ہیں جو میں جموں کشمیر سمجھ رہی تھی وہ تو اصل میں ہمارا والا کشمیر ہے, یعنی کہ آزاد کشمیر جسے ہم بولا کرتے ہیں, اور پی او کے کہتے ہیں ہمارے پڑوسی. تو جی یہاں پر یہ حالات ہیں, لیکن جی کمال ہے کہ مجال ہے کہ کوئی ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر ذرا سا بھی اثر ہوتا ہو, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور یہاں پہ جی کہانی کچھ اور چل رہی ہے. ایک طرف تو ہم نے سعودی عرب سے کہہ دیا کہ جی وہ جو $3 بلین آپ نے ہمیں دے رکھے وہ ہم واپس نہیں کریں گے. اب جتنی مرضی سعودی عربیہ کوشش کر لے, ہر بار جا کر کوئی نہ کوئی کہانی سنا کر شہباز شریف آ جاتے ہیں. اس بار بھی شہباز شریف صاحب گئے تو تھے کہ واٹر شارٹیج پہ بات کرنے یا ون واٹر کے اوپر بات کرنے کانفرنس میں, مگر جاتے ہی انہوں نے آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ایم بی ایس کے پاؤں پکڑ لیے, اور اس کے بعد ان کے پاؤں اس وقت تک نہیں چھوڑے جب تک ایم بی ایس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 1 سال کے لیے اور تم لوگ $3 بلین رکھ لو. تب جا کے ایم بی ایس کا وہ جو لمبا سا وہ پہنتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا وہ گاؤن سا جو پہنتے ہیں جسے توپ کہتے ہیں, پتہ نہیں اس کو توپ کیوں کہتے ہیں, عجیب سا نام رکھا ہے انہوں نے. خیر مجھے خود عجیب سا لگتا ہے کہ توپ, مطلب توپ تو ہم اسے کہتے ہیں نا اس میں گولا رکھے ڈزنگ فوجی چلاتے ہیں. جی لیکن خیر یہ عرب جو ہوتے ہیں ان کے ڈریس کو بھی توپ ہی بولتے ہیں. تو خیر اب ہوا یہ کہ جی ایم بی ایس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 1 سال کے لیے اور پیسے رکھ لیجئے, وہ $3 بلین رکھ لیجئے. تب جا کے جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب نے ان کی توپ کو چھوڑا, یعنی ان کے پاؤں کو چھوڑا. لیکن خیر کوئی بات نہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی لیکن میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ اس خبر کے بعد آپ میں سے ہنسنا کسی نے نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت سیریس نیوز میں دے رہی ہوں آپ لوگوں کو, بہت سیریسلی بتا رہی ہوں. آپ نے دیکھا میرے چہرے پہ کوئی ہنسی دیکھی آپ نے؟ میں تو اسمائل تک نہیں کر رہی ہوں, لیکن آپ لوگ مجھے نہیں پتا یہ خبر سن کے ہنستے کیوں ہیں. تو بہرحال بہت سیریس ہو کے پلیز, یہ ایک نیوز چینل ہے اور بہت سیریس نیوز چینل ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جی شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو ختم کرے گا, اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم ٹیررزم کو ختم نہیں کر لیں گے. سوری یہ بھی ایڈٹ کر دینا. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں جی وہ بہت سیریس ہے, انہیں بہت غصہ آ رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ 75 سال سے ہماری ٹیررزم پہ ٹیررزم ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہم خود ہی وکٹم ہیں.
मतलब ये भी अजीब बात है, मतलब कर भी हम ही रहे हैं, लोग भी हमारे यहीं बैठे हुए हैं, फट भी यहीं रहे हैं, उसके बाद हम ही को इल्जाम दिया जाता है जी हम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, या कोई भी वो जो आजकल नया निकला है ना, वो मसूद अजहर नया तो नहीं है लेकिन बहरहाल छुप छुपा गया था, वो सबके सब पाकिस्तान में रहते जरूर है लेकिन बहुत नेक लोग हैं, इतने नेक लोग हैं कि पूछिए मत। और ये सबके सब जो है हर एक के आगे मौलाना लगा हुआ है, सारे के सारे मौलाना है। अब क्या बोले हम कि क्या मौलाना हो के कोई ऐसे काम कर सकता है? लेकिन ना जी ना, हमें जो यूनाइटेड नेशन वाले जो है वो भी कह देते हैं कि जी ये भी आपके यहाँ जो है वो टेररिस्ट है, वो भी टेररिस्ट है, और इसी किस्म की बातें होती रहती है। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि एक बात सही सीधी और सच्ची बात, और वो ये कि जी हम टेररिज्म को खत्म करके रहेंगे, और जब तक टेररिज्म जो है वो खत्म नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। मतलब आइंदा पूरी लाइफ शहबाज शरीफ साहब जो है वो चैन से नहीं बैठने वाले, इसलिए कि टेररिज्म तो इनके कंट्रोल में आनी नहीं है। अगर आ जाएगी तो फिर आगे का काम कैसे चलेगा इनका? वही तो बेच बेच के मुल्क चला रहे हैं हम। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और अब हम लोग बहुत सीरियस हैं, हम कह रहे नहीं कोई और काम भी करना चाहिए, कोई और बिजनेस भी होना चाहिए। ये थोड़ी तरीका है कि कभी किसी को कहीं भेज दिया, कभी किसी को कहीं भेज दिया। अब हम लोग उसमें से निकल आए, अब हम लोग कह रहे नहीं हम लोग इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर हमने कह दिया है, और जब शहबाज शरीफ साहब कह देते हैं ना तो आपको पता है वो खुद की भी नहीं सुनते। वैसे तो उनकी भी कोई नहीं सुनता, लेकिन ये कि वो खुद की भी नहीं सुनते। हाल तो ये है कि ना वो खुद अपनी सुनते हैं, ना ही कोई और उनकी सुनता है। आपको पता है कि क्या कुछ होता है हमारे यहाँ और कौन मुल्क चलाता है और कौन मुल्क में क्या करता है। लेकिन खैर बहरहाल बात हम करेंगे एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की। मैंने सुना है बिलावल भुट्टो जरदारी की शेरवानी सिलने चली गई है। नहीं नहीं, उनकी शादी नहीं हो रही है, वो शादी भी हो जाएगी, उनकी लड़की देखी जा रही होगी यकीनन। लेकिन बात सारी ये कि सुना यही है कि जी शहबाज शरीफ साहब से कह के निकलो, चलो शाबाश शाबाश शाबाश। तो जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट थोड़े दिन की रह गई है, ऐसा कहना है, मैंने कहीं सुना है। अब कौन लोग कह रहे थे पता नहीं, कौन लोग जो इस तरह की खबरें फैलाते रहते हैं। हमारे तो बेचारे आर्मी चीफ भी कह के उनका गला सूख गया, 4-5 गिलास पानी उन्होंने पिया और उन्होंने कहा भाई इस तरह की अफवाहें ना फैलाया करें। लेकिन सर हम क्या करें, जब से हमने होश संभाला है पाकिस्तान बनने से लेके आज तक कोई गवर्नमेंट भी 5 साल रहती नहीं है। हर गवर्नमेंट जो है वो 3 साल में, 2.5 साल में, 4 साल में आप लोग चलती करते हैं। तो इसीलिए उस हिसाब से जो है वो शहबाज शरीफ साहब का टाइम हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि इसीलिए हमें लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब शायद जाने वाले हैं। लेकिन अगर वो 5 साल पूरे कर गए तो जी ये भी एक चमत्कार ही होगा। और दुनिया में चमत्कार बहुत कम हुआ करते हैं मगर हुआ करते हैं। मगर खैर देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब चमत्कार दिखाते हैं या नहीं दिखाते। लेकिन आजकल तो हर एक यही कह रहा है कि बस जी वो तो जाने वाले हैं, बस जी वो तो जाने वाले हैं। इमरान खान के लोग हैं जिस तरह की बातें फैला रहे हैं। और इमरान खान ने ये भी कह दिया है कि जी वो 13 मतलब 13 दिसंबर को जो है वो फिर आ रहे हैं, और 13 दिसंबर को आकर इमरान खान के लोग जो है वो केपीके में प्रोटेस्ट करेंगे। शुक्र है इस्लामाबाद नहीं आ रहे, हमारी तो जिंदगी खराब कर दीजिए। खान साहब के लोग हर थोड़े दिन में बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ना तो इमरान खान के बच्चे साथ होते हैं, ना उनकी पार्टी के लोग साथ होते हैं। न जाने वो बेचारे केपीके के लोगों को किस तरीके से घेर घार के ले आते हैं और सारा इस्लामाबाद ब्लॉक कर देते हैं। तो अब के ये कि भाई केपीके में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, वही सिलाई मशीन वाली जो सिलाइयां कर करके उन्होंने अरबों बना लिया। आप सोचिए जरा, काश मुझे भी सिलाई करनी आती, लेकिन मुझे तो सिर्फ उधड़ना आता है, मुझे सिलाई करनी नहीं आती। तो मगर बात सारी है, खैर मैं अपनी क्वालिफिकेशंस आपको नहीं बता रही थी, मैं आपको ये कह रही थी कि इमरान खान की बहन अलीमा खान का ये कहना है कि जी 13 दिसंबर को जो है केपीके में प्रोटेस्ट होगा और वहां पर इमरान खान की पार्टी के लोग डिमांड रखेंगे। और इसमें से एक डिमांड तो ये है कि खान साहब को बाहर निकाल दो, दूसरा ये है कि खान साहब के जो केसेस हैं उसके लिए जल्द से जल्द अदालतें जो है वो केसेस को सुने, और दूसरा उनके कई लोग जो अरेस्ट कर रखे हैं उनको बाहर निकालें। तो उनका ये कहना है कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी ना की और ना सुना गया हमें, तो फिर हम जी सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाएंगे। यानी इससे पहले भी इमरान खान एक बार जो है सिविल नाफरमानी की तरफ जा चुके हैं, और इमरान खान ने जो है वो बिजली का बिल वगैरह जला दिया था। वैसे मन तो मेरा या दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि जब बिजली का बिल आता है मैं जला के फेंक दूं, लेकिन क्या करें, वो अगले बिल में लगा देंगे और उसके बाद बत्ती काट देंगे, तो फायदा कोई नहीं है। तो इसलिए इमरान खान 12 लोगों से कह यही रहे कि जी आप लोग जो है वो सिविल नाफरमानी या सिविल डिसओबीडियंस यही होती है कि अगर आप किसी तरीके से ये करना चाहें कि सिविल
डिसओबीडियंस की तरफ अगर गए तो फिर यही होगा कि जी बिजली के बिल ना दो, गैस के बिल ना दो, ये ना करो, वो ना करो। अब उसमें कहाँ तक लोग मानते हैं, कहाँ तक क्या होता है, उस पर तो खैर हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। मगर साथ ही साथ हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान जी, सबसे खतरनाक चीज जो इस वक्त बात चल रही है वो है मौलाना फजलुर रहमान की, और वो ये कि मदरसे जो हैं, पाकिस्तान के जितने मदरसे हैं उनको जी रजिस्टर कराने की बात की गई थी, और कहा यह गया था कि जी मदरसे जो है उनको एक लाइन में लाया जाएगा, उनको तरीके से देखा जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, और रजिस्टर कराना पड़ेगा मदरसा। उसके ऊपर जी बिल आया गया, एक बिल पेश किया गया और कहा कि जी मदरसे रजिस्ट्रेशन के लिए बिल आया है, उस बिल को साइन होना था, यानी कि प्रेसिडेंट साहब ने साइन करना था और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाता। लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया है, और इस बात की शाबाशियां दे रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जी बिल्कुल ठीक किया गया है, और हम हरगिज इस तरह का बिल ना आने देंगे, ना ही पास होने देंगे। यानी कि जो मदरसों में जो कुछ होता है, आपको तो पता ही है क्या क्या होता है। मैं यहाँ बताने के लिए तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ फिर से बताना चाहिए, सभी जानते हैं कि कौन कौन सी गलत चीजें हमारे मदरसों में होती हैं। अगर उन्हें रजिस्टर करवाया गया तो फिर ये होगा कि उनको मॉनिटर भी किया जा सकेगा, लेकिन ये चीज करने के लिए हमारे मुल्ला माफिया जो है वो तैयार नहीं है। और यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने भी कही है कि वो हरगिज तैयार नहीं है कि मदरसों को रजिस्टर्ड किया जाए और उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग की जाए। यानी कि वहां पे देखा जाए कि जो बच्चे जा रहे हैं, जो बच्चे वहां पे हैं, उनको क्या सिखाया पढ़ाया जा रहा है, या उनके साथ कौन सी गलत हरकतें की जा रही हैं। लेकिन मौलाना साहब ने इस बात के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया है, उनकी बड़ी वाह वाह की है, वाह वाह प्रोडक्शन कर दी है कि जी आपने बेहतरीन काम किया है कि आपने जो है इस बिल को आने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उसके ऊपर कई तरह के ऑब्जेक्शंस लगाकर उस बिल को वापस कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि क्या वो जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, क्या वो बिल दोबारा लाया जाएगा पार्लियामेंट में और पास होगा। लेकिन बात सारी ये है कि वो बिल जो है वो अगर पास हो भी गया तो क्या वाकई में पाकिस्तान में जो मदरसे हैं क्या उनको मॉनिटर किया जा सकेगा, क्या उनको रजिस्टर किया जा सकेगा। और ये जो कमाई का जरिया बने हुए हैं मदरसे, बहुत से मौलवियों के या बहुत से मदरसे वालों के, क्या उनको रोका जा सकेगा जो गलत काम यहाँ पर हो रहे हैं। जिस तरीके से रिलीजन को बेचा जा रहा है, जिस तरह से रिलीजन के जरिए लोगों को डराया धमकाया और मारा जा रहा है, जिस तरह से लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुमने एक आवाज भी निकाली तो तुम्हारा सर तन से जुदा होगा या तुम्हें ब्लास्फेमी के उस पे इल्जाम लगा के मार दिया जाएगा। क्या इस तरह की चीजों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट रोक पाएगी? लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो तभी रोक पाएगी ना जब वो खुद इन चीजों को गलत मानेगी। लेकिन इस वक्त तो हमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसकी यही रीजन आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने उस बिल के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाकर और उस बिल को वापस कर दिया है। और अब देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्शंस लगे थे क्या उनको चेंजेस करके क्या उस बिल को पास किया जाएगा। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हो पाएगा। ये जितने मौलवी यहाँ पर हैं, और शुरू से पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक ये मौलवी बहुत ताकतवर है। इन मौलवियों से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस डरते हैं, इन मौलवियों से बड़े बड़े हमारे जो भाई लोग हैं वो डरते हैं। तो फिर डेफिनेटली ऐसा नहीं हो पाएगा, और जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो पाकिस्तान की हालत यही रहेगी जो इस वक्त है, बल्कि बद से बदतर की तरफ शायद हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दुआ कीजिए मेरी खांसी ठीक हो जाए जो किसी तरीके से ठीक नहीं हो रही है। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।